हेलो गाइस। कड़कड़ाती ठंड में गर्मा गर्म टॉपिक आप लोगों के लिए शानदार, जिसका नाम है डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। वन शॉट में ये पूरा बनने वाला है और जितने भी इसमें क्वेश्चन बनने वाले होते हैं एक ही वीडियो में सारे कवर, और सुपर से सुपर ट्रिक्स जिनमें आपको पता चलेगा कि कैसे किसी क्वेश्चन का सेम टाइप से आंसर लिखना है और कैसे करना है। कई कई टॉपिक तो ऐसे होंगे जिस पर सब में एक ही आंसर लिखना होगा आपको। क्वेश्चन चाहे कैसे पलट पलट के आएंगे, लेकिन आंसर जो मैं बताऊंगा आपको वही फ्रेम करके आना है। इतना शानदार ये वीडियो है, देखना। इसमें क्या करते हैं, डी एंड एफ ब्लॉक में अपन सबसे पहले बात करेंगे डी एफ ब्लॉक एलिमेंट्स होते क्या है, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जिनको हमने डी एंड एफ ब्लॉक में डाला है। तो पहला आता है अपना डी ब्लॉक। डी ब्लॉक है कहां, या एलिमेंट किसको कहते हैं। तो देखो सिंपली मैं आपको बताऊं, एकदम जीरो टू हीरो क्लास होने वाली आज की ये आपकी ये पीरियोडिक टेबल आपने देखी होगी इस तरह से। इस पीरियोडिक टेबल में ये वाला जो ब्लॉक है ये एस ब्लॉक है पूरा कंप्लीट, और ये वाला जो ब्लॉक है वो पी ब्लॉक है, और ये जो एस और पी के बीच में ये कौन सा ब्लॉक है, ये डी ब्लॉक है, और उसके नीचे जो पड़ा ये ब्लॉक इसको कौन सा ब्लॉक बोलते हैं, एफ ब्लॉक। तो पहली लोकेशन क्या होगी, एस और पी के बीच में जो ब्लॉक है उसे हमने डी ब्लॉक नाम दिया है, और नीचे पड़ा उसका क्या नाम है, एफ ब्लॉक है। दूसरी इसकी इंफॉर्मेशन, फटाफट इंफॉर्मेशन आएगी इसमें, जो ये जो खड़ी लाइनें हैं, वर्टिकल लाइंस है, इनको बोलते हैं ग्रुप। ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है, और ये तीसरा। तीसरे ग्रुप से लेकर के ऐसे चौथा पांचवा ऐसे करके 12 ऐसे ग्रुप है इसमें, और फिर यहां पे 13 से 18 ग्रुप आपके पी ब्लॉक में। तो ग्रुप वाइज अगर पूछे कि इसमें कितने ग्रुप है, तो आपको बोलना है 3, ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक है। दूसरी बात कि इसमें पीरियड कौन से, अच्छा ध्यान रखना, ग्रुप का मतलब होता है अप टू डाउन, और पीरियड का मतलब होता है लेफ्ट टू राइट। तो पीरियड आता है आपका सबसे, यहां फर्स्ट में है हाइड्रोजन और इस 18 ग्रुप में है हीलियम, तो ये फर्स्ट पीरियड हो गया। फिर आता है यहां पे दो एलिमेंट है हाइड्रोजन, आप मैं लिख देता हूं ताकि आपके लिए डी ब्लॉक आसान होगा। है ली ना की रबड़ी सस्ती फ्री। तो देखो ये पहला पीरियड हो गया, और ये दूसरा पीरियड हो गया, और ये तीसरा पीरियड हो गया। अब देखो, और तीसरे पीरियड के बाद में यहां पे आ गया चौथा पीरियड। अब देखो चौथे पीरियड के सामने कौन आ रहा है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स आ रहे हैं। तो कहां से स्टार्ट होता है ये, पीरियड वाइज बताओ। आप कहोगे चौथे पीढ़ी से लेकर के यह आएगा आपके सातवें पीढ़ी तक, क्योंकि टोटल पीरियड कितने हैं, 7 ही है। तो ये इसके बारे में दो बात होगी, पहले होगी लोकेशन एस और पी के बीच में, दूसरा ग्रुप कौन कौन से इसमें 3 से 12 तक है, और फिर आता है पीरियड कौन से, पीरियड का मतलब लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट पीरियड है, लेफ्ट टू राइट क्या है, पीरियड है। तो कौन से पीरियड से स्टार्ट होते हैं, ये 4th पीढ़ी से स्टार्ट होते हैं, और कहां तक है, 7th पीढ़ी तक है ये डी ब्लॉक। और उसमें डी ब्लॉक को मैंने अब इस डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को यहां से निकाल करके ये यहां पुट कर दिया, हटा, ये आपका डी ब्लॉक है। अब डी ब्लॉक में यहां पे जो ग्रुप नंबर, ये तो आ गया ग्रुप नंबर 3, और ये आ गया 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12। और आप बताओ ये कौन सा पीरियड है, कौन से पीरियड में आ रहा है। तो आप कहोगे 4th पीढ़ी, चौथे पीरियड में आ रहा है, और ये 5th पीरियड में आ रहा है, और ये 6th पीरियड में आ रहे हैं, और ये आ गया 7th पीरियड में आ रहे हैं। राइट, कितनी आसान बातें हैं, लोकेशन पता चली। अब आते हैं डेफिनेशन पर कि डेफिनेशन किसे कहेंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट कहते किसको है। तो देखो इसको समझना और भी ज्यादा आसान है। कैसे, कि जब डी ब्लॉक एलिमेंट की स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 21, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, वो तो लिखना आता है ना, यस आता है। और जब नहीं भी आए ना तो सुनो, ऐसे लिखना है, स्कैंडियम 21 नंबर पे है, तो इसको ऐसे लिखना आर्गन 18 नंबर तक तो आर्गन हो गए। फिर उसके बाद में क्या लिखना, 3D1 4s2। देखो 18 हो गए, 18 और 2 20, 20 और 1 21, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 21 है, 21 है, 21 इसका एटॉमिक नंबर है। अब ये एक मान लो एक ट्रिक है कि 21 का 1 तो यहां रखना है और 2 को इस पे रखना है। अच्छा ये ध्यान रखना, 4s जो है ना, लिखने के लिए मैंने बाद में लिख दिया है। आप जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भरोगे ना तो ऐसे लिखोगे 4s2 3d1, यानी पहले 4s में इलेक्ट्रॉन भरोगे और फिर 3d1 में भरोगे।
अब ये बताओ 4s जो है ना वो ऐसे है, जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये फर्स्ट शेल, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा सेल है। अब देखो इसमें क्या होता है 1s होता है, इसमें क्या है 2s एंड 2p है, इसमें कौन है 3s 3p और 3d है, इसमें कौन है 4s है 4p है 4d है और 4f है। आप बताओ 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में है d में है, तो लास्ट जो भरा है इलेक्ट्रॉन वो हमने भरा है 3d में, एक इलेक्ट्रॉन। अब यहीं से डेफिनेशन बन गई, कैसे कि अगर इसको मैं n नंबर दूं 4 को, तो 3 को मैं n-1 दे सकता हूं क्या? नहीं, हाँ दे सकते हैं। ये कितने नंबर पे है n नंबर पे है, तो इसके जस्ट अंदर वाला क्या है, इसका एक कम नहीं है क्या, तो इसमें से एक घटा देंगे, ये n-1 शेल है। तो 3s 3p 3d को इनको क्या बोलेंगे n-1s n-1p n-1d, और लास्ट इलेक्ट्रॉन आपने किस में भरा है 3d में भरा है, और 3d क्या है 3d है n-1d, आपने इलेक्ट्रॉन भर डाला n-1d में इंटर करवाया है, इसलिए डी ब्लॉक एलिमेंट किसे कहेंगे, the elements in which last electron entered in n-1d orbital, या सब शेल भी बोल सकते हो, ऑर्बिटल बोल सकते हो, उसको हम क्या बोलेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहेंगे। एन में नहीं भरे, अंदर भरे हैं थोड़े, और कितने भरेंगे, यहां से एक और क्वेश्चन बन गया कि इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ। तो देखो इसके अभी स्कैंडियम का लिखा आपने, तो बाहर वाले एन में सिर्फ किस में भरा 4p में नहीं भरा, 4d में नहीं भरा, 4f में नहीं भरा, सिर्फ किस में भरा 4s में भरा। 4s को आप क्या बोलोगे ns में 2 इलेक्ट्रॉन भरे, आप किसी किसी में एक भी भरोगे और मैक्सिमम 2 भर सकते हो, और फिर उसके बाद किस में भरोगे डी में, डी कौन सा है n-1d है, उसमें 1 से लेकर 10 तक भर सकते हो। तो जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गया कि व्हाट इज द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स, तो आपको कह देना n-1d 1 to 10 ns 1 से 2। अब इसका एक जो है ना इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन का एक्सेप्शनल है पीडी क्या है 46 पे, और 46 पे पीडी जो है उसमें क्या होता है कि ns में जो है वो 0 इलेक्ट्रॉन है, ns में क्या है जीरो इलेक्ट्रॉन है, ns में 0 इलेक्ट्रॉन है, पीडी भाई साहब पीडी 46 ns में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 है, ये एक्सेप्शनल केस है। और पीडी में कितने हैं 4d 10 ns 0 यानी 5s 0 है, तो ये इस जनरल कॉन्फ़िगरेशन का एक एक्सेप्शनल केस सिर्फ कौन है पीडी है, जिसके ns में कितने इलेक्ट्रॉन है 0 है। और इसके अलावा जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है उनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या बनने वाला है n-1d 1 से 10 ns 1 से 2। ये भी क्वेश्चन तैयार है, जनरल कॉन्फ़िगरेशन पूछेंगे तो। अब लोकेशन हो गई, डेफिनेशन हो गई, जनरल कॉन्फ़िगरेशन हो गई, और ग्रुप कौन सा है पीरियड कौन सा है, इतनी इंफॉर्मेशन कंप्लीट है। अब आते हैं कि भाई सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, तो ध्यान रखना मैंने बता दिया आर्गन 18 तक तो लेना ही है। पहले इलेक्ट्रॉन 4s में भरोगे, लास्ट बचा हुआ किस में भरोगे 3d में भरोगे। लिखने के लिए क्या करते हैं कई बार 3d को पहले लिख दो और 4s को बाद में लिख देते हैं, उसका रीजन बताता हूं कैसे। क्योंकि आप बताओ अगर आपने 3d 1 यहां रख दिया और 4s 2 रख दिया, तो बताओ लास्ट शेल कौन सा है ये 4s रहा, तो अगर कभी इलेक्ट्रॉन निकालना पड़ा तो अंदर हाथ डाल के निकालोगे या बाहर से निकाल लोगे, तो बाहर से निकालेंगे ऐसे, आजा बाहर आ जाए, तो बाहर कौन है, बाहर है कौन 4s है या 3d है 4s है, तो इसलिए कहा कि लिखो भी तो इसी स्टाइल से लिख दो कि इधर का इधर से ही निकाल लें, 4s का 4s से निकाल लें। तो लिखने के लिए ताकि डाटा यूजफुल हो जाए हम क्या कर देते हैं 4s को इधर लिख देते हैं। इसका मतलब ये मत समझना कि लास्ट इलेक्ट्रॉन 4s में गया है, लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है 3d में गया है। ओके गाइस, तो इस तरह से लिख सकते हैं। अब मैं इन सब के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के नीचे लिख देता हूं, लेकिन भैया इनको कहते क्या है, ये पूरा डी ब्लॉक है, और डी ब्लॉक की स्टडी ग्रुप वाइज नहीं की जाती है, पीरियड वाइज की जाती है, और जिनकी पीरियड वाइज की जाती है तो उनकी ट्रिक्स भी किससे बनी हुई है पीरियड वाइज बनी हुई है। बताओ इसकी ट्रिक्स क्या है, शक्ति व कर्मन फीको नहीं क्यों जन। अरे भाई अपनी अपनी ट्रिक है सबकी, अपने अपनी याद कर लेंगे।
यारी जरा निभा मौत तक, रुकावट राह में पड़े तो आगे कूद जाना, या आग में कूदना पड़े तो आग में कूद जाना। ला हफ्ता 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 ला हफ्ता, वरना रे उससे इधर ही पिटवाऊंगा। ऐसे ना करो, आगे वाली याद मत करो। क्यों? क्योंकि आगे वाले रेडियो एक्टिव है। जो रेडियो एक्टिव होते हैं उनकी केमिकल स्टडी नहीं होती, उनकी न्यूक्लियर स्टडी होती है। ये तो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की ट्रिक। अब आता है इनका कॉन्फ़िगरेशन। बताओ स्कैंडियम कितने नंबर पे है? 21 पे। क्या होने वाला है? 3d1 4s2। ये कितने नंबर पे है? 22। 3d2 4s2। समझ गए ना? 22 का इस पे 2, इस पे 2। फिर ये 23, 3d पे 3 और 4s पे ये 2। कितना आसान है। ये है 24 में, भावनाओं में बह जाओ, कर दो 3d4 4s2। गलती कर दी ना, ये नहीं करनी है। अब देखो क्या है, डी ऑर्बिटल 5 होते हैं, 5 होते हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, और एस में 2 इलेक्ट्रॉन। अब ये 3d कहता है ए एस, तेरा 1 इलेक्ट्रॉन जे अगर मेरे को दे देना तो मेरे 5 हो जाए, और मेरे 5 होते ही मैं हो जाऊं हाफ फील्ड। और हाफ फील्ड क्या होता है? मोर स्टेबल। और जो मोर स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ता है ना, और किसी का 1 इलेक्ट्रॉन देने से काम निकलता है, तो काटो, निकालो काम। अरे निकालो। तो फिर फोरस क्या करता है? अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और इसको कह देगा ले भाई बादशाह भाई जिंदाबाद। क्रोमियम 24 है लेकिन कॉन्फ़िगरेशन है 35 4s1। बस ये अगला क्वेश्चन हो गया। ऐसे ही तो क्वेश्चन है, और है क्या? कुछ नहीं इसमें। ये कितने नंबर पे है? 25। बस वही चलो, डी में कितने भरने हैं? 5। एस में कितने भरने हैं? 2। ये 26। बताओ 3d में ये 6, 4s में ये 2। 27 नंबर पे ये हो गया 3d 7, ये 27 का 7, ये 2 ऊपर 4s2। ये 28 पे, 28 का 8 3d पर, और 2 आ गया 4s पे। ये 29 पे, भावना में बह जाओ रे, बह जाओ रे, बह जाओ। 3d 9 4s2 कर दो, और कर दो गलती। अरे हो गई रे गलती। ये 3d में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 6 6 7 8 9, और ये फोरस में 2 पड़े हैं। किसी का अगर जे फोरस में 1 इलेक्ट्रॉन देने से काम निकलता है तो निकालो, और फोरस का 1 इलेक्ट्रॉन यहां दो, और जैसे ही दोगे कॉपर कहेगा हाय हाय मजा बन गए, मजा बन गए। 3d में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10 हो गए, और 3d भर गया खचाखच। और जब खचाखच भर जाता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। हाफ फील्ड फुली फील्ड स्टेबल होते हैं, इसलिए यहां आकर के फिर भावुक नहीं होना है। यहां फिर क्वेश्चन हो गया, कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या है? 3d 10 4s1। याद ही रख लेना है, 2-4 क्वेश्चन और आने वाले हैं इसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पर। और अब आ गया ये 30 का हो गया 3d 10, और अब 3 मत लगा देना यहां पे, इतने बावड़े थोड़ी हो। 3d 10 4s2 करना है, और ये भी आ गया मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन यह भी फुली फिल्ड है, यह भी फुली फिल्ड है, याद रख लेना। अब मुझे एक बात बताओ, इसमें 3d1 किया ना आर्गन, तो लाला इसमें क्या करोगे? हाँ हाँ, इसमें क्रिप्टॉन चलेगा, आर्गन के नीचे हीलियम नियोन आर्गन क्रिप्टॉन। और 3d1 से यहां क्या चलेगा रे? 4d। यहां क्या चलेगा? 4d के बाद क्या आएगा? 5s। तो इन सब में क्या चलता रहेगा? 4d 5s 4d 5s 4d 5s 4d 5s 4d 5s। बह जाओ, बह जाओ। नहीं 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 बहोगे, अब भावना में नहीं बहोगे। 4d 10 5s 1, यही तो क्वेश्चन है। और ये क्या हो जाएगा? 4d10 और 5s2। अब जैसे इसमें 4d बोला है तो इसमें क्या बोलोगे? 5d10। 5s बोला है 6s1, 5d10 6s2।
बात आई क्या समझ में? लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है कि अरे लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें किस में गया है, 3D में गया है, तो इसे आज के बाद क्या कह दोगे, 3D सीरीज। और इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में जा रहा है, 4D में, तो इसे क्या कहोगे, 4D सीरीज। लेकिन अगर इसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया, 5D में गया, तो इसको क्या बोलोगे, 5D सीरीज। तो ये 5D सीरीज है। और ये कौन सी है, ये 6D सीरीज है। कितनी सीरीज हो गई, 4। 3D सीरीज, 4D सीरीज, 5D सीरीज, 6D सीरीज। और डी ब्लॉक एलिमेंट से यहां फिर क्वेश्चन, अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। सिंपल क्या बनता है कि इनको ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों कहते हैं, इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके पास में, सबके पास में एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। देखो कैसे, आपके पास में डी ऑर्बिटल है, ठीक, उसमें अगर एक भी इलेक्ट्रॉन हुआ ना अनपेड, तो आपको पता है कि डी ऑर्बिटल दो पार्ट में टूट के रहता है अपने आयनिक स्टेट में, या जब इसका कॉम्प्लेक्स बनता है। तो अगर ये एक इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो ये यहां जा सकता है, यहां जाएगा T2G से इजी में, तो इसको आप क्या बोलोगे, ट्रांजिशन। जाने को ट्रांजिशन, फिर वापस आएगा उसे भी ट्रांजिशन कहोगे। तो जिनके पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा वहां जगह खाली रहेगी आने जाने के लिए। देखो सबके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अभी 6 है तो भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है, अभी भी देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन, अभी भी अनपेड इलेक्ट्रॉन है। D9 तक, D1 से लेकर के D9 तक क्या प्रेजेंट होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए अनपेड इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन कर सकते हैं T2G के बीच में, इसलिए इनको ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। अब ट्रांजिशन एलिमेंट कौन कौन से नहीं है, तो देखो Zn का D10 भरा हुआ है, Cd का 4D10 भरा हुआ है, और Hg का भी D10 भरा पड़ा है। तो इन सब के क्या है, D10 फुल्ली फिल्ड है। और जिनके पास फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं वो बताओ यहां आ गए। अब यहां आ गए तो बताओ कोई भी ऐसा ऑर्बिटल खाली है कि जहां से एक दूसरे में ऐसे आ जा सके, नहीं है ना, तो ट्रांजिशन नहीं हो सकता। तो ट्रांजिशन नहीं हो सकता तो फिर वो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है। याद रखने का तरीका क्या है, जिंदगी कैडबरी हो गई। ये 3 एलिमेंट ऐसे हैं जो ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं कहलाएंगे, बाकी इन सब को हम क्या बोलेंगे, ट्रांजिशन एलिमेंट कहोगे। अब यहां से एक नया और सवाल आ गया कि सर कॉपर के पास में भी तो देखो 3D10 है, तो कॉपर +2 जैसे स्टेज में जाएगा ना, +2 में, यानी इसका कोई कंपाउंड हुआ जिसमें इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 हुई। +2 का मतलब क्या हो गया, इससे 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए तो बताओ 3D10 4s1 से जैसे ही 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए 3D9 4s0 हो गया। अब 9 होते ही देखो D1 से D9 केस आ गया, यानी अनपेड इलेक्ट्रॉन हो सकता है। इसलिए हम इन्हें ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे इन देयर आयनिक स्टेट। तो आपको ऐसे लिखना है कि मान लो ऐसे आ जाए क्वेश्चन की Ag ना ट्रांजिशन एलिमेंट है जबकि इसके पास 4D10 है, तो आपको क्या बोलना है कि Ag जो है ना, AgF2 जैसे कंपाउंड हो गया या AgO जैसा कंपाउंड हो गया, इसमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है, राइट, यानी इनके पास में 2 इलेक्ट्रॉन निकल चुके होते हैं। और जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब बताओ D10 S में जैसे 4D10 और 5s1 था, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, एक यहां से निकलेगा और एक यहां से निकलेगा, 2 निकल गए, निकलते अब बताओ 4D क्या हो गया, 9 होते ही देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन का केस आ गया। तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कब आ रहे हैं इनमें, इनकी आयनिक स्टेट में। न्यूट्रल स्टेट में तो 4D10 3D10 ये सब इनके डी फुली फिल्ड है, लेकिन इनके कंपाउंड या इनकी कोई आयनिक स्टेट +2 वाली स्टेट है, उसमें ये क्या कर रहे हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन रख रहे हैं, और जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है उनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट कहेंगे। अब आपको कोई कंपैरिजन में क्वेश्चन पूछ ले कि स्कैंडियम ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है जबकि जिंक नहीं है, तो आपको सेम ही आंसर देना, क्योंकि जिंक के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। और अगला क्वेश्चन पूछेगा अगला आपसे कि Ag के पास में 4D10 होते हुए भी ये ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों है, तो आपको ये 2 हवाले दे देने हैं कि AgF2 AgO जैसे कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +2 है, इसलिए उसमें 3D9 हो जाता है, राइट है। तो ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, जिंदगी कैडबरी हो गई वाले, और ये है, इनसे भी क्वेश्चन पूछेंगे अगले। अब देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन से जैसे भी ये क्वेश्चन होए, आपने ये इनको बता दिया कि ये ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, ये नहीं है। अब आगे देखो क्या, अब देखो जनरल प्रॉपर्टी पे आते हैं इनकी कि डी ब्लॉक एलिमेंट की जनरल प्रॉपर्टी कौन कौन सी है जिनसे हम क्या कर सकते हैं, कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो देखो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बोल दो या प्रॉपर्टीज बोल दो कि इनकी क्या कौन कौन सी प्रॉपर्टीज है। एक ही सेकंड में एक ही वर्ड बोल रहा हूं, उसी से आपको सारी याद रख देनी है। सारे के सारे मेटल्स हैं, अब बताओ मेटल में कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है, वो सारे लिख दो यहाँ पे, तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक हो गए। मेटल क्या होती है, हार्ड होती है, टफ होती है। अरे हार्ड से याद आया, हार्ड से एक क्वेश्चन बनेगा यहाँ पे, ZnCdHg
हार्ड नहीं है, बाकी सब हार्ड है। मैं बताऊंगा इसके क्वेश्चन, सारे सारे क्वेश्चन बताऊंगा। अभी जनरल प्रॉपर्टी से भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं वास्तव में। सबसे पहले तो आपको क्या बोल देना है, ये मेटल है, और मेटल की प्रॉपर्टी सारी बोल देनी है। डक्टाइल है, टफ है, पीटते हैं फैल जाती है, कंडक्टिव है, कंडक्टेंस इसमें इलेक्ट्रिसिटी को पास कर सकते हैं, और हीट का इसमें कंडक्शन हो सकता है। मेटल वाली सारी बोल देनी है। सोनोरस है, इसमें शाइन है, मेटेलिक टेक्सचर है, वो सारी जो प्रॉपर्टी मेटल वाली है ना, वो सब इसमें बोल देनी है। अब जनरल कैरेक्टरिस्टिक में 3-4 प्रॉपर्टी ऐसी जिनसे क्वेश्चन बनते हैं। पहला कि एक तो ये बताओ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, ये ध्यान रखना है। ये जो मैं प्रॉपर्टी लिख रहा हूं ना, ये है जनरल प्रॉपर्टी में। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में आपको क्या ध्यान रखनी है कि जिन जिन के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ किसमें, D1 से लेकर के D9 तक है, और जिनके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा तो वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, अपने ऑर्बिटल में अकेला इलेक्ट्रॉन होगा, और अकेले इलेक्ट्रॉन के कारण मैग्नेटिक मोमेंट क्रिएट होगा। तो वो सब मैग्नेटिज्म शो करेंगे जिन जिन के पास में अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, और अनपेड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर उनके मैग्नेटिक मोमेंट, जिसको म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और उसका फॉर्मूला √n+2, और यूनिट है बोर मैग्नेटॉन। इससे आपको क्या करना है, मैग्नेटिक मोमेंट निकालना है, और ये पूछते हैं। तो यहां से एक क्वेश्चन बन गया। जैसे मोस्ट इंपोर्टेंट सीरीज कौन सी है, 3D सीरीज है। मोस्ट इंपोर्टेंट 3D सीरीज क्यों कहा गया है, क्योंकि सबसे ज्यादा, अरे टेक्नीशियम से ज्यादा है, टेक्नीशियम मैन मेड फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट है। जितने भी ये एलिमेंट है उनमें 3D सीरीज इंपॉर्टेंट है। देखो D1 में है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, 1। मैं यहां लिख देता हूं n का मतलब क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसमें 1 है, इसमें 2 है, 1 है, इसमें 2 है, इसमें बताओ 3 है अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसमें बताओ कितने हैं, 5 है, और 1 एस में है, 6 हो गए। इसमें 5 + 1 एस में, इसमें कितने हैं, इसमें डी में 5 है, एस में 2 है, तो ये हो गए 5, और इसमें 26 है, 26 में 6 है, 6 का मतलब यहां 6 भरना, तो पीछे कितने बचे, 4। तो इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। और फिर उसके बाद में एफ में 27 नंबर पे है, तो ये कितना हो गया, 7 आते हैं। देखो पीछे 3 बचे, अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 है, और इसमें कितने आ जाएंगे, 2। इसमें कितने आएंगे, नहीं, इसमें कितने आ जाएंगे, एस में तो 1 है लेकिन डी में नहीं है, इसमें 0 है। सबसे कम मैग्नेटिक मोमेंट किसका है, जिंक का। ये लो क्वेश्चन कंप्लीट। क्यों, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सर Zn+2 में आए तो +2 में भी तो D10 ही है, फिर भी मैग्नेटिक मोमेंट कितना लिखना आपको, 0, क्योंकि n की वैल्यू 0 है। अब मैं आपको सिंपल से तरीका बताता हूं, क्या है। मान लीजिए इनके आयन के लिए लिखें, जैसे Sc है, इनके सबके पास में अगर 2-2 इलेक्ट्रॉन अगर निकल भी जाए, तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, कितने बचेंगे, क्योंकि सब के सब की जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है। तो मैग्नेटिक मोमेंट, जैसे मान लो आपको कहे टाइटेनियम में अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, आप बोलोगे 2 है। टाइटेनियम +2 है, तो भी देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, फिर भी डी में 2 बचेंगे, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 2। अब यहां पे आपको जैसे वैल्यू 2 पुट करनी है ना, तो आपको देखो कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है 2.8, यानी 0.8 ज्यादा लिख देना है। अगर 1 हो अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो आपको यहां पे 1 प्लस, यहां पे 1 + 1 या 2 लिख करके जो आंसर निकालोगे, यानी n की वैल्यू 1 रख करके आप आंसर निकालोगे, तो आपको लिखना है 1.7 बोर मैग्नेटॉन। 2 लिख दिया तो आप इसको 2.7 भी लिख सकते हो, 2.8 नियर अबाउट है। 3 के लिए क्या लिखोगे, 2.8। फिर देखो क्रोमियम के पास 35 4s1 है, लेकिन आपको कहे कि क्रोमियम +2 के लिए बताओ, तो बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 4 हो गए। अब 4 के लिए आंसर क्या लिखोगे, 4.8, और 5 के लिए क्या लिखोगे, 5.9। फिर 4 के लिए क्या लिखोगे, 4.8। इसके फिर 3 के लिए क्या लिखोगे, 3.8। 2 के लिए क्या लिखोगे, 2.7 या 2.8 भी लिख सकते हो। इसके पास है नहीं तो नहीं लिख लो। तो ये ध्यान रखना, ये आपको क्या ध्यान रखना है कि जितना n की वैल्यू पुट करो ना, उससे 0.7 या 0.8 या 0.9 बढ़ाना है। पहले 1 और 2 के लिए तो 0.7 बढ़ा के लिखना है, 3
और 4 के लिए 0.8 बढ़ाना, 5 आते ही 0.9 कर देना। बस ये फॉर्मूला ही है, याद करके लिखना ही है। मतलब ऐसे नहीं कि भाई आप ना कैलकुलेशन करने बैठ रहे हो, ऐसा नहीं करना आपको। क्लियर है ना? तो देखो जैसे इसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, एक तो आंसर आएगा 1.2, 1.7। इसमें कितने हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2.7। इसमें कितने हैं, 3। अरे यहाँ पे क्या लिखना है, 3.8, 3.8 लिखना पड़ेगा यहाँ पे। बात आ गई क्या समझ में? तो जैसे ही आपको क्या करना है, 0.7, पहले पहले 0.7, फिर 0.8, फिर 0.9 इंक्रीज करके लिख देना है। आई क्या बात समझ? कैलकुलेशन नहीं करना। अच्छा इसका उल्टा पूछ ले कि आपको म्यू की वैल्यू दे दे 1.7 बोर मैग्नेटॉन, और फिर कहे कि एनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं, तो देखो ये आगे वाली वैल्यू एनपेड इलेक्ट्रॉन है। बस ये आंसर आ गया। कौन सा कैलकुलेशन करना ही नहीं है। अरे बोर्ड में पूछे तो रख के दिखा देना, फिर लास्ट में अनपेड इलेक्ट्रॉन एन इक्वल्स टू कह देना 1। ऐसे आ गया म्यू इक्वल्स टू 5.9 है, बताओ बोर मैग्नेटॉन, बताओ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना है, उल्टा पूछ ले 5 बताओ ना अनपेड इलेक्ट्रॉन। और कोई ये कह दे कि Mn+2 है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट बताओ, तो Mn+2 में ये रहा, Mn+2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, 3d5 है, 5 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 5। तो कितना आंसर आएगा बताओ, 5, 5+2 बराबर क्या लिखोगे, 5.9। सिंपल। तो इससे भी रिलेटेड क्वेश्चन आए तो ध्यान रखना है। और एक और चीज, जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे पैरामैग्नेटिक, और जिसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होते, पेड इलेक्ट्रॉन होते, उसे डायमैग्नेटिक नेचर कहोगे। ये थी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। अगली प्रॉपर्टी बताता हूं आपको। अगली प्रॉपर्टी है आपकी कि ये सब के सब क्या बना सकते हैं, एलॉय बना सकते हैं। अब एलॉय वही बनाएगा ना जो सेम साइज के होंगे। अरे सेम साइज के होंगे तो आपस में मिला दोगे तो मिल जाएंगे। कभी बड़े बड़े पत्थर में बजरी मिली है, सीमेंट मिली है? नहीं। बराबर साइज सीमेंट में छान करके बिजली बजरी मिलाते हैं, क्यों? क्योंकि साइज सेम होनी चाहिए। बिना सेम साइज के वो आपस में मिक्स नहीं होंगे। तो दो मेटल को आपस में मिक्स करना है, एलॉय बनाना है, तो आपके लिए क्या होना चाहिए, साइज सेम होनी चाहिए। और बड़े भाग्यवान हो आप सब लोग कि डी ब्लॉक एलिमेंट में अलोंग द पीरियड लेफ्ट टू राइट जाते हैं तो साइज ऑलमोस्ट सेम रहती है। क्या बोल दिया मैंने, ऑलमोस्ट सेम रहने के कारण आसानी से एक दूसरे में मिला लेंगे। कॉपर में निकल जिंक मिला लेंगे और ब्रॉस बना लेंगे। बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एलॉयज बनाए जा सकते हैं। किससे? डी ब्लॉक एलिमेंट से ही बनते हैं। कारण है साइज सेम होने का। यही क्वेश्चन है कि व्हाई वी मेड अप एलॉय फ्रॉम ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो आपको एक ही लिखना है, साइज सेम है। साइज सेम होने के कारण बना सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन कि सर साइज सेम तो बोला, ऑलमोस्ट सेम बोला आपने, इसका मतलब साइज का थोड़ा बहुत डिफरेंस है। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस है वो बता दो, हल्का सा कहां डिफरेंस है। तो देखो साइज को दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं। कितने फैक्टर? दो फैक्टर कंट्रोल करते हैं। एक तो होता है आपका जेड इफेक्टिव, जिसको बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और दूसरा आपका इफेक्ट है वो है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट, दो ऐसे इफेक्ट हैं जो साइज को कंट्रोल करते हैं। वो दोनों फैक्टर जो है ना, इनमें बराबर से ही लगते हैं, इसलिए इनका साइज सेम है। कोई ये पूछे ना साइज सेम क्यों है, तो ये आंसर लिखना आपको। अब अगला, फिर भी ये साइज को कैसे कंट्रोल करते हैं इसके बारे में बता देता हूं। देखो ये न्यूक्लियस है और ये इनके ऑर्बिटल है, शेल है। अब बताओ ये मान लीजिए nth ऑर्बिटल है बाहर वाला, यानी अगर आप इलेक्ट्रॉन भरोगे तो ns में 2 भरोगे। फिर ये n-1d है, n-1 है, n-1 शेल है, तो इसका जो d ऑर्बिटल है वो n-1d है। ठीक है, इसमें 1 से लेकर के 10 इलेक्ट्रॉन भरोगे और इसमें 1 से लेकर के 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे। आप बताओ बाहर वाले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अंदर वाले में आप 10 इलेक्ट्रॉन भर रहे हो। अब क्या होगा, थोड़ा ये न्यूक्लियस के पास में है, तो ये इन पर जो है न्यूक्लियस क्या करता है, न्यूक्लियस पे प्रोटॉन है, प्रोटॉन क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करते हैं। ले करो अट्रैक्ट करते हैं। तो न्यूक्लियस अट्रैक्ट करेगा 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 तो शेल को थोड़ा पास आ जाएंगे, सेल इलेक्ट्रॉन पास आ जाएंगे, मतलब सेल थोड़े पास आ जाएंगे, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा। कॉन्ट्रैक्शन होने से क्या होगा, जेड इफेक्टिव के बढ़ने से साइज थोड़ी छोटी होगी। तो जैसे जैसे प्रोटॉन बढ़ते हैं, यानी एटॉमिक नंबर बढ़ता है, लेफ्ट टू राइट जाते हैं, तो प्रोटॉन न्यूक्लियस बड़ी होती है, वो अपने उसी सेल में इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करती है, क्योंकि शेल तो उतनी है, नंबर ऑफ सेल तो कांस्टेंट है। देखो 4 4 4 4 4। तो जेड इफेक्टिव क्या करता है, शेल को अपनी तरफ खींचता है, जिससे साइज कम हो जाती है। तो जेड इफेक्टिव के बढ़ने से ध्यान रखना साइज पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कम होती है, साइज कम होती है, कम होती है, कम होती है। अब है अगला शील्डिंग इफेक्ट।
जेड इफेक्टिव समझ गया ना, कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को कितने अट्रैक्शन से अट्रैक्ट कर रही है, वो नेट अट्रैक्शन जो इलेक्ट्रॉन पे लगता है न्यूक्लियस का, उसको बोलते हैं जेड इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और अगर ये बढ़ेगा तो साइज कम हो जाएगी, क्योंकि शेल क्या हो जाएंगे, श्रिंक हो जाएंगे, कॉन्ट्रैक्टेड हो जाएंगे। अब शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, शील्डिंग इफेक्ट ये होता है कि अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, जो इनर सेल के इलेक्ट्रॉन है, ये अंदर वाले इलेक्ट्रॉन, इन पर नेगेटिव चार्ज है और बाहर वाले पर भी नेगेटिव चार्ज है। सेम चार्ज होने के कारण ये ऐसे रिपेल करेंगे, इसको रिपेल करेंगे। क्यों, न्यूक्लियस हमारी है, हम होंगे अट्रैक्ट, हम होंगे अट्रैक्ट, हम होंगे अट्रैक्ट। तो बाहर हट। तो इनर शेल वाले क्या करेंगे, बाहर वाले सेल के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे, जिससे धक्का लगेगा, सेल दूर हो जाएगा थोड़ा, वो नेट अट्रैक्शन न्यूक्लियस का कम फील कर पाएगा, जिससे साइज बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी। शील्ड कर रहे हैं न्यूक्लियस को, प्रोटेक्ट कर रहे हैं अंदर वाले, कि नहीं न्यूक्लियस तो हमारी है, हमारी है, तुम्हारी नहीं है, तुम मत अट्रैक्ट हो। तो शेल क्या हो रहे हैं, फैल रहे हैं, फैल रहे हैं, और शेल जैसे फैलेंगे साइज बढ़ जाएगी। तो जितना ज्यादा ये गहरा होगा ना अंदर वाले सेल के इलेक्ट्रॉनों का है, हमारी है, न्यूक्लियस हमारी है, उतना ज्यादा ये रिपेल करेंगे बाहर वालों को, रिपेल करेंगे तो साइज क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो शील्डिंग इफेक्ट के बढ़ने से साइज भी बढ़ती है, साइज भी बढ़ जाती है। अब आगे आपको सुनना है कि साइज बढ़ गई, चलो ठीक है, मैं कह दूं दोनों बराबर लगेंगे तो ये साइज को कम करने वाला है, ये साइज को बढ़ाने वाला है, और दोनों बराबर लगे तो कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो बस यही होता है डी ब्लॉक एलिमेंट में, अलोंग द पीरियड ये इतना ज्यादा डिफर नहीं करते, वेरी नहीं करते हैं, ऑलमोस्ट बराबर से लगते हैं, इसलिए साइज क्या रहती है, बराबर रहती है। ये रीजन लिखना है इसमें। फिर भी आप कहोगे सर थोड़ा थोड़ा तो बदलता ही होगा, थोड़ा थोड़ा तो बदलता ही होगा। हाँ थोड़ा थोड़ा बदलता है, वो बता दो, वो थोड़ा थोड़ा देखो कैसे। शुरू शुरू में बताओ, इधर जा रहे हो आप, इधर जा रहे हो स्कैंडियम से, किधर जा रहे हो, Mn की तरफ, तो आप बताओ डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो अंदर कितना इलेक्ट्रॉन है, n-1 डी में एक, क्या एक है, इसकी औकात है क्या बाहर वाले दो इलेक्ट्रॉन को रिपेल करने की, नहीं। तो बताओ ये जो धक्का मुक्की वाला खेल चल रहा है, ये कम लगेगा या ज्यादा, कम। तो शुरू शुरू में डी में इलेक्ट्रॉन देखो कम है, कम है, लास्ट में आओ देखो डी के इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, डी में मजबूत हो रहे हैं। तो लास्ट में बताओ ये धक्का मुक्की करने वाले लोग क्या हो गए, यहां पे डी में ज्यादा आ गए, तो लास्ट में जाएंगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर लास्ट में आओगे तो शील्डिंग इफेक्ट बढ़ जाएगा। शुरू में क्या होगा, शुरू में सर शील्डिंग इफेक्ट कमजोर होगा, और शील्डिंग इफेक्ट जब कमजोर होगा तो हावी कौन हो जाएगा, जेड इफेक्टिव, और जेड इफेक्टिव हावी होगा तो शुरू शुरू में साइज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, कम होएगी। सर यहां पे शील्डिंग इफेक्ट स्ट्रॉन्ग लगेगा, क्योंकि डी में 10-10 इलेक्ट्रॉन आ गए और रिपेल करना है इस एक को, इस एक को, तो 10 शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा, जेड इफेक्टिव कमजोर, फलस्वरूप साइज बढ़ेगी। और बीच में फिकोनी के केस में, फिकोनी के केस में मामला बराबर रहेगा, जेड इफेक्टिव और शील्डिंग इफेक्ट दोनों लगेंगे बराबर, इसलिए यहां आते आते साइज क्या रहनी है, बराबर रहनी है। ये निम्ना सा डिफरेंस है साइज में, बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, साइज तो ऑलमोस्ट सेम ही है, लेकिन फिर भी थोड़े थोड़े फर्क है, वो थोड़ा थोड़ा फर्क मैंने आपको बता दिया है। बात आई कि नहीं है समझ में। तो ये है एलॉय फॉर्मेशन के बारे में। अगली प्रॉपर्टी देखो क्या होगी, अगली प्रॉपर्टी क्या है, कैटलिस्ट। डी ब्लॉक एलिमेंट को है वो एज ए कैटलिस्ट यूज करते हैं, कहां कहां करते हैं आपको पता है क्या, ऑयल से घी बनाया जाता है, डालडा घी, अरे डालडा तो कंपनी का नाम था, वेजिटेबल घी बोलो, वेजिटेबल घी बनाने के लिए क्या किया जाता है, ऑयल में हाइड्रोजन गैस पास की जाती है, किसकी प्रेजेंस में, निकल प्लेटिनम इनकी प्रेजेंस में। अरे ये तो डी ब्लॉक एलिमेंट है, और डी ब्लॉक एलिमेंट का यूज किस में किया जाता है, कैटलिस्ट की फॉर्म में यूज किया जाता है, कहां पे, ऑयल को घी में बदलने के लिए। ऑयल का क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजनेशन, क्या बना रहे हैं, वेजिटेबल घी, किसकी प्रेजेंस में, निकल सॉलिड की प्रेजेंस में। निकल कहां का है, डी ब्लॉक एलिमेंट का है। तो डी ब्लॉक एलिमेंट के एलिमेंट्स किसके रूप में यूज होते हैं, एज ए कैटलिस्ट,
इसके अलावा और कहां कहां कैटलिस्ट यूज होते हैं वो आपको ध्यान में रखना है। जैसे बहुत सारे कैटलिस्ट है, जैसे Fe+2 है। Fe+2 क्या करता है, I- को I2 में कन्वर्ट कर देता है। ऑक्सीडेशन कर दिया इसने, अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया। इलेक्ट्रॉन का लूज होना ऑक्सीडेशन कहलाता है। तो I- का ऑक्सीडेशन हो गया। और कहां पे S2O8-2 को Fe+2 क्या करता है, SO4-2 में कन्वर्ट कर देता है। एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है, एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहा है। और कहां कहां यूज हो सकता है देखो, और मैं डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ में यूजेस भी बता देता हूं। TiO जो है ना वो यूज होता है पिगमेंट इंडस्ट्रीज में। पिगमेंट बोलते हैं कलर को, डाइज को। पिगमेंट, पिगमेंट मीन डाइज में। तो पिगमेंट इंडस्ट्री है, उसमें किसका इस्तेमाल किया जाता है, आपके डी ब्लॉक एलिमेंट के टाइटेनियम ऑक्साइड का यूज किया जाता है। और बता देता हूं यूजेस क्या है। MnO2 की यूज किया था, आपको याद है क्या, ड्राई सेल में। ड्राई सेल में यूज किया था, देखना वीडियो, ड्राई सेल वाला जरूर देखना, पक्का पक्का देख के ना, वहां पे MnO2 है और ड्राई सेल की फॉर्म में यूज किया जाता है। Mn डी ब्लॉक एलिमेंट है। इसके अलावा एक और बता देता हूं क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट। जिगलर नाटा कैटलिस्ट क्या है, TiCl4 एंड CH3 का होल थ्राइस Al। अब देखो ये ध्यान रखना, एक TiCl4 और C2H5 इथाइल का भी, ट्राई इथाइल एल्यूमिनियम भी होता है, लेकिन आपके एनसीईआरटी में जो है ना ट्राई मिथाइल दे रखा है, तो आपको बोर्ड में अगर पूछे तो यही लिखे आना मिथाइल वाला। वहां पर क्या है, मिथाइल इथाइल करके चेंज मत कर देना, कई बार काट देते हैं खिसके हुए दिमाग के। तो क्या होगा, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट है। इस जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज क्या है, जिगलर नाटा कैटलिस्ट का यूज है, ये है आपकी जो एथीन है इसको बदल देती है पॉलीएथीन में। एथीन को पॉलीएथीन में कन्वर्ट करने का काम करता है कौन, ये जिगलर नाटा कैटलिस्ट। हम पॉलीथीन जिसको बोलते हैं ना वही है ये, एथीन का पॉलीमराइजेशन करती है। एथीन के पॉलीमराइजेशन में इसका यूज होता है जिगलर नाटा कैटलिस्ट का। तो ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स के यूजेस है। और क्या क्या यूजेस क्या क्या है, और है एक इसका आपका जो है ना वो N2+3H2, इससे बनता है अमोनिया गर्मा गर्म, और ये बनता है Fe और MO की प्रेजेंस में। इसको बोलते हैं हेबर प्रोसेस। ये अमोनिया का फॉर्मेशन हेबर प्रोसेस कहलाता है। और हेबर प्रोसेस में Fe डी ब्लॉक है, कैटलिस्ट है, और मोलिब्डेनम जो है ना वो कैटलिस्ट की एक्टिविटी को इनहेंस करता है। तो दोनों डी ब्लॉक एलिमेंट्स के हैं, तो ये हेबर प्रोसेस में यूज किया जाता है। इसके अलावा एक वाकर प्रोसेस और है, जिसमें क्या होता है, इथाइन है ना, इथाइन आपको रिएक्शन याद रहे नहीं रहे ये ध्यान रखना, इथाइन को इथेनेल एसिटाल्डिहाइड में बदलने का काम करता है PDCl2। अब PDCl2 किसका कंपाउंड है, डी ब्लॉक का है। तो आपका ये वाकर प्रोसेस कहलाता है। तो वाकर प्रोसेस में भी डी ब्लॉक यूज होता है, इथाइन को इथेनेल में बदलने का। एक और SO2 को SO3 में बदलने का काम करता है, वो है V2O5। अब V2O5 भी डी ब्लॉक एलिमेंट का है, इसको बोलते हैं कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस नाम है, कॉन्टेक्ट प्रोसेस। तो कॉन्टेक्ट प्रोसेस में क्या यूज किया जाता है, V2O5 यूज किया जाता है, जो किसको किस में बदलता है, SO2 को SO3 में बदलता है। और ये वाकर प्रोसेस में PDCl2 यूज होता है। और हैबर प्रोसेस में क्या होता है, हैबर प्रोसेस में Fe और MO यूज होता है। और इथीन को पॉलीएथीन में कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, जिगलर नाटा। जिगलर नाटा के लिए अलग से क्वेश्चन हो सकता है कि जिगलर नाटा किस किस का मिक्सचर होता है, TiCl4 एंड मिथाइल ट्राइमिथाइल एल्यूमिनियम का मिक्सचर होता है, राइट। ये इसके यूजेस हो सकते हैं। ये थे कैटलिस्ट, और साथ में इनके यूज कहां यूज होते हैं। डी ब्लॉक कंपाउंड जो होते हैं ना, उनकी खास बात क्या है, इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाने की इनकी टेंडेंसी होती है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड क्या होते हैं, अगर यहां से क्वेश्चन आए तो भी यही आंसर लिखना है। और डी ब्लॉक एलिमेंट की खुसूसियत है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनाते हैं। देखो पहली बात बताओ, डी ब्लॉक क्या है, सारे मेटल है, और मेटल क्या होती है, सॉलिड। तो सॉलिड की कोई ना कोई ज्योमेट्री होती है अंदर, यानी वो उनके एटम जो है उनका एक अरेंजमेंट होता है। अरेंजमेंट जो है वो, जैसे कि मान लो ये डी ब्लॉक है, तो आपको ये तो पता है कि सारे एलिमेंट एक दूसरे के पास पास में है। अब क्या है कि ये चैप्टर एनसीईआरटी से हट गया है, वरना हमें ये पता होता है कि सॉलिड जो होते हैं ना वो किस किस अरेंजमेंट में रहते हैं। सॉलिड के जो एटम है उनके अरेंजमेंट के बारे में भी बात करते थे, एक चैप्टर हुआ करता था जिसमें अरेंजमेंट आता था BCC HCP। ये ना इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के अरेंजमेंट का नाम है। जैसे इसका नाम है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, हेक्सागोनल क्यूबिक
पैकिंग, ये इनकी अरेंजमेंट का नाम है। तो आपको ये याद रहे ना रहे, आपको ये ध्यान रखना है कि मेटल्स है डी ब्लॉक के और वो सब सॉलिड है और सॉलिड का एक अरेंजमेंट है। उस अरेंजमेंट में आप देखो सारे एटम एक दूसरे के पास पास में है, पास पास को आप बोलते हैं क्लोज, और एक दूसरे में सेट हो रखे हैं एकदम से खचाखच भरे हुए, तो आप इनके लिए वर्ड यूज करोगे क्लोज पैकिंग। अब क्लोज पैकिंग होने के बावजूद भी बीच बीच में देखो कुछ कुछ खाली जगह है, इन खाली जगह को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस बोलते हैं। ये जो स्पेस है या वॉइड बोल दो, खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, इनमें क्या करेंगे कुछ छोटे एटम्स घुस जाएंगे। यू यू छोटे एटम कौन कौन से, जैसे कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये इनके इंटरस्टिशियल स्पेस में इंटर कर जाएंगे और इंटर करते ही बिना वैलेंसी के ही, ये सिर्फ इंटर ही किए हैं करते इनका नाम हो जाएगा इंटरस्टिशियल कंपाउंड। तो डी ब्लॉक एलिमेंट में ये खास बात क्या है कि इंटरस्टिशियल कंपाउंड भी बनाते हैं। अब आपसे पूछ ले कि कैसे बनाते हैं, तो आप क्या बोलोगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स मेटल्स होते हैं, मेटल क्या सॉलिड है, सॉलिड का एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट जैसे बीसीसी एचसीसीपी टाइप का अरेंजमेंट है, और इनके सारे एटम की क्लोज पैकिंग है। उस क्लोज पैकिंग के बीच होते हुए भी ऑल्दो दे हैव इंटरस्टिशियल वॉइड्स, वैकेंट स्पेस in which carbon, hydrogen, oxygen and nitrogen can be entered, and after the enter of these atoms, now it is known as interstitial compound। ये interstitial compound कहलाएगा। अब interstitial compound होने से खास क्या बात हो जाएगी, देखो ये जो स्पेस था ना, जो खाली खाली जगह थी, ये भी भर गई, ये भर गई। तो अगर आप इसको देखेंगे तो आप देखो कोई भी स्पेस नहीं है, एकदम एटम पास पास में आ गए, हालांकि क्लोज होते हैं सारे सॉलिड होने के कारण, फिर भी जो खाली जगह थी वो भी भर गई। इससे क्या होगा, इससे इसकी हार्डनेस बढ़ गई, ये और ज्यादा हार्ड हो गया, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई, इसकी स्ट्रेंथ बढ़ गई इस मेटल की। तो अब आप इसे पिघलाओगे या गलाओगे, उबालोगे, कैसे करोगे, यानी इनका बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया, हाई हो गया, स्ट्रेंथ इनकी बढ़ गई, हार्डनेस इनकी बढ़ गई, टफ और ज्यादा टफ हो गए, और ज्यादा टफ हो गए, और ज्यादा कठोर हो गए। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में इनहेंस हो गया। एक ही लाइन में बोलोगे तो क्या बोलोगे, देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज इंक्रीजेस आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल कंपाउंड। और करना कुछ नहीं है, क्या हुआ था, डी ब्लॉक एलिमेंट के सॉलिड अरेंजमेंट में क्लोज पैकिंग होती है इनकी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की, ऑल्दो दे हैव इंटरस्टिशियल वॉइड, जिसमें क्या हो गया, ये एटम्स इंटर कर गए, जिससे इंटरस्टिशियल कंपाउंड बन गया। अब ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड बनने से क्या हुआ, फिजिकल प्रॉपर्टी इनहेंस हो गई, लेकिन देयर इज नो इफेक्ट इन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ध्यान रखना है, क्योंकि मैंने कहा है सिर्फ इंटर करे हैं, इनके साथ कोई रिएक्शन नहीं करे हैं। जैसे मैं लिख दूं Mn4n, बताओ वैलेंसी के अकॉर्डिंग कंपाउंड है क्या, नहीं है। FeH, बताओ वैलेंसी के अकॉर्डिंग है क्या, Fe की वैलेंसी या तो 2 होती है या 3 होती है, H की 1 होती है, तो हिसाब से कंपाउंड क्या बनना चाहिए, FeH2 या फिर क्या बनना चाहिए, FeH3। लेकिन ऐसा नहीं है, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड है ये, नॉन स्टोइक्योमेट्रिक कंपाउंड है। फिजिकल प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी, फायदा ही फायदा, केमिकल प्रॉपर्टी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि केमिकल रिएक्शन नहीं हो रही है, सिर्फ इंटर की है। दीज आर द इंटरस्टिशियल कंपाउंड, सिंपल। तो ये भी इनकी एक प्रॉपर्टी है। देखो अगला डी ब्लॉक एलिमेंट की खास बात क्या होती है कि ये कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। आपसे सीधा पूछेंगे कॉम्प्लेक्स कैसे बना सकते हैं, आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ये कोई कॉम्प्लेक्स बन गया, ये वाला, ये लो, ये कॉम्प्लेक्स है, जैसे K4FeCN का होल 6, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल लिख दो जिसमें मेटल तो डी ब्लॉक की ही होगी, कॉम्प्लेक्स बनाने की टेंडेंसी होती है। अब आपसे पूछेंगे क्यों, तो आपको ये रीजन लिख देना है। एक तो क्या है, साइज छोटी है, साइज छोटी होगी ना तो ज्यादा से ज्यादा ये लिगेंड्स इसको घेर सकेंगे, तो एक तो रीजन लिखना है कि इनकी साइज क्या होती है, छोटी होती है। दूसरा, चार्ज इन पर ज्यादा होता है, तो साइज और चार्ज रेशियो क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इस वजह से बनाएंगे। तीसरा क्या है, इनकी वेरिएबल वैलेंसी होती है, वेरिएबल वैलेंसी होने के कारण भी, यानी एक से ज्यादा टाइप की वैलेंसी है, और एक से ज्यादा टाइप की वैलेंसी होने के कारण जो है वो ज्यादा से ज्यादा लिगेंड्स इन पर आकर के अटैच हो सकेंगे। तो तीन बातें आपको बोल देनी है, साइज छोटी है, चार्ज ज्यादा है, और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने के कारण दे कैन फॉर्म कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। बात आई समझ में। अगली प्रॉपर्टी क्या है, देखो अगली प्रॉपर्टी है इनकी। अब प्रॉपर्टी के बारे में देखा जाए तो कंप्लीट हो गया। अब अपन सीधे सीधे आ जाते हैं, दो बची है डी ब्लॉक के, एक तो बची है ऑक्सीडेशन स्टेट।
और दूसरी बची है आयनाइजेशन एनर्जी। दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। देखो आप बताओ ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो क्या है। तो जो पहले हम वैलेंसी बोला करते थे ना, आजकल उस वैलेंसी की जगह क्या वर्ड यूज करने लगे, ऑक्सीडेशन स्टेट यूज करने लगे। बस इतना सा फर्क है। देखो होती कैसे है, कैसे निकालते हैं। देखो ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट इन सब की क्या है, +2 है। आप इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो 3d1 4s2, 3d1 मतलब आप ये देखो ns में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, सबके सब में ns में 2 इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं। आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने के कारण सारे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। तो जैसे निकलेगा आप देखो क्या आएगा, 3d2 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3d3 4s2। तो बाहर से जब 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो +2 जनरल इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट है। जनरल +2 ऑक्सीडेशन स्टेट है, मतलब सब के सब जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन +2 दर्शाएंगे, केवल एक। यहां से क्वेश्चन है। स्कैंडियम +3 ऑक्सीडेशन स्टेट दर्शाता है, जबकि बाकी की जनरल कॉन्फ़िगरेशन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 है। ऐसा क्यों, ये क्वेश्चन हो गया। अब इसका आंसर क्या लिखना है कि इसके आंसर ऐसे लिखना है कि आर्गन 3d1 4s2 होता है। जैसे 3 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं बताओ पीछे क्या बचता है, आर्गन। और आर्गन क्या है, आर्गन एक नोबल गैस है। तो पीछे का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो किसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जैसा है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। और दुनिया में नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो है स्टेबल। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण यह कहता है 2 नहीं भाई साहब, तीनों निकाल दो। और तीनों इलेक्ट्रॉन जैसे निकलेंगे तो ये आफ्टर, आपको बताना एक दो के लेन देन से किसी का भला हो तो करो, तो इसका हो रहा है। तो इसलिए ये क्या करेगा, +2 शो नहीं करेगा। उसका रीजन क्या है, क्योंकि इसके पास में मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है +3 स्टेट में। आगे बात समझ में। अब 3D में मान लो ऐसा कौन सा है जो +1 ज्यादा शो करता है +2 की बजाय, वो कॉपर है। क्योंकि कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d9 3d10। देखो भावना में नहीं बना, 3d10 4s1। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, अब बताओ 3d10 है और 4s0 है। अब d10 फुली फिल्ड है और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन ज्यादा स्टेबल है। अगर 3d9 करोगे तो मोस्ट स्टेबल में से निकालना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन, तब जाके +2 होगा। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा हुआ, +1 हुआ। तो 3D सीरीज में +1 वाली स्टेट कौन सा दर्शाता है, एक इकलौता एलिमेंट कौन सा है जो +1 भी शो करता है, वो है कॉपर। और एक इकलौता एटम जो केवल +3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। उसके अलावा अगला क्वेश्चन कि ये वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों शो करते हैं, उसका आंसर आपको ये लिखना है कि 3D और 4s यानी कि n-1d और ns के बीच एनर्जी का गैप कम है। जैसे आप एक इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो एनर्जी देनी पड़ती है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो और ज्यादा देनी पड़ती है, तीसरा निकालते हो और ज्यादा देनी पड़ती है। सक्सेसिव एंथैल्पीज की एनर्जी क्या होती है, ज्यादा से ज्यादा होती है। लेकिन इनके बीच में n-1d और ns के बीच एनर्जी गैप क्या है, कम है। तो पहले ns से निकाल दो, फिर और d से और निकाल सकते हो, इतनी ज्यादा एनर्जी में डिफरेंस नहीं है। इसलिए हम एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन, 2 से ज्यादा d से भी इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं। इसलिए वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होने का रीजन क्या लिखना आपको, n-1d और ns के बीच एनर्जी डिफरेंस कम है। +3 शो करता है, इसके आंसर क्या लिखना है, मोस्ट स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गेन कर ले रहा है। क्लियर। अब आता है ऑक्सीडेशन स्टेट में कि किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट अगर निकालनी हो तो कैसे निकालोगे। तो ध्यान रखना, n-1d में टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने हैं, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन प्लस आपको ns के टोटल इलेक्ट्रॉन निकाल लेने, चाहे वो पेड है चाहे वो अनपेड है, इन दोनों का सम कर देना है। वो उसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे स्कैंडियम में 3d1 और 4s2 +3, इसमें देखो अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है और 2 यहां पे, तो इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +4। अब आओ वेनेडियम में 3d3 4s2, बताओ कितनी होगी, +5। इसमें बताओ 3d5 4s1, मैक्सिमम कितनी होगी, 6 हो गई। m1 में बताओ कितनी है, 3d5 4s2, बताओ कितनी होगी, +7 होगी। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 इसके। Fe में आ जाते हैं 3d6 और 4s2 होता है, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन d में तो 4 ही है और s में कितने हैं, 2। तो 4 और 2 कितने हो गए, 6 होगी। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट इस तरह से निकाल सकते हैं। किसी की भी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन निकालनी हो तो इस तरह से निकालेंगे। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है, तो आपको लिखना है m1 की।
+7। और पूरे डी ब्लॉक में किसकी है तो आपको लिखना है ओस्मियम की। कोई एग्जाम्पल बताओ। देखो ये रहा एग्जाम्पल, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड OSO4, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे X, इसकी ऑक्सीजन की -2 तो 4 की होगी -8 बराबर 0, X इक्वल टू +8। ओस्मियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +8 है पूरे डी ब्लॉक में, सबसे ज्यादा इसकी है। और इसके अलावा 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसकी है, Mn की। एग्जांपल बताओ, ये रहा एग्जांपल KMnO4 में Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, निकाल लो भले। इसके लिए X मानो, पोटेशियम के लिए +1, एक ऑक्सीजन पे -2 तो 4 के लिए -8 इक्वल्स टू 0। अब देखो ये हो गया -7 और X इक्वल टू आ गया +7, तो यहां पे Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट है +7 और यहां पर इसकी है +8। 3D का है तो इसका ये क्वेश्चन बन सकता है, और पूरे डी ब्लॉक में है तो ओस्मियम का बन सकता है। क्लियर है, इस तरह से निकाल सकते हैं। अच्छा, डी ब्लॉक एलिमेंट की खास बात क्या है कि ये 0 ऑक्सीडेशन स्टेट भी शो करते हैं, ये भी एक ध्यान रखना। जैसे FeCO का होल 5 है। अब बताओ, CO तो न्यूट्रल लिगेंड है, और न्यूट्रल लिगेंड के लिए आपने पढ़ रखा है कोऑर्डिनेशन में कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितने काउंट करनी है, इसके लिए 0 बराबर कोई चार्ज है नहीं 0, तो X बराबर क्या होगी 0 आ गई। इसी तरह से न्यूट्रल लिगेंड निकल के साथ में अगर जुड़े तो ये भी बताओ क्या होगा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। तो ये भी बोर्ड के क्वेश्चन हो सकते हैं या नीट में पूछ सकते हैं, आपको ध्यान रखना है कि ऑक्सीडेशन स्टेट पर क्या क्या क्वेश्चन बन सकते हैं। पहला क्या क्वेश्चन है, स्कैंडियम का है। दूसरा क्या है, कॉपर का क्वेश्चन है। तीसरा क्या है, Mn की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है। चौथा क्या है, पूरे डी ब्लॉक में किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी निकालो। इसका एग्जांपल रहा, Mn का एग्जांपल रहा। क्या 0 भी शो करते हैं, यस 0 भी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। अब एक लास्ट लाइन जो ऑक्सीडेशन स्टेट पे है, इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान रखना है कि अगर लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, क्योंकि ये तो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, रीजन उसका भी क्वेश्चन है, वो भी क्वेश्चन है, उसका भी रीजन आप देख रहे हो, यहां पे एनर्जी का डिफरेंस है। लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट तो उनके साथ जो होंगे वो तो बनाएंगे आपके आयोनिक कंपाउंड, और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बनाएंगे कोवलेंट कंपाउंड। क्योंकि कोवलेंट कंपाउंड में जैसे Mn है, तो Mn क्या करता है, +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि 7 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 7 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन का लेन देन 3 तक ही संभव है। तो भाई यहां पे क्या हो रहा है, फिर यहां पे सिर्फ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग हो रही है, शेयरिंग हो रही है। तो शेयरिंग जब होती है तो इसके ऊपर +7 क्यों लगाया, इसलिए लगाया क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव 2 बॉन्ड बना रहा है, इसलिए इसके -2, इस पर +2, इस पर -2, इस पर +2। जितने बॉन्ड बनाता है ना वो उतनी उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाती है। तो इसकी माइनस क्यों लिखा है, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। तो ये -2 +2 -2 +2 -1 +1। अब देख लो ये प्लस प्लस के काउंट कर लो कितने हो गए, +7। और +7 का मतलब 7 इलेक्ट्रॉन निकल नहीं गए हैं, 7 इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हो रही है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो ये कोवेलेंट नेचर के होंगे कंपाउंड। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले कोवेलेंट के होंगे, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होंगे उसमें दे रहे इलेक्ट्रॉन, दे बाल AgF2, दे 2 इलेक्ट्रॉन ही तो निकल रहे हैं, Ag+2, दे आयनिक कंपाउंड ना। ऐसे ले भाई, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट आयनिक कंपाउंड है। आयनिक कंपाउंड कौन बनाएंगे, जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को विड्रॉल कर लेंगे। और विड्रॉल कर लेंगे तो फिर वो क्या होंगे, इनके लिए तो माइनस की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी, इसके लिए प्लस की ऑक्सीडेशन स्टेट मानी जाएगी। बात आ गई समझ में। इस तरह से कोई क्वेश्चन पूछे तो आप बता सकते हो। अब जो बताने वाला हूं उसमें क्वेश्चन चाहे आपको कुछ भी पूछे, आंसर ये लिखना है। जैसे कोई आ जाए हार्डनेस का क्वेश्चन, हार्डनेस का आ जाए, स्ट्रेंथ का आ जाए, कंपेरेटिव स्ट्रेंथ कंपेयर कर ले, मेल्टिंग पॉइंट का आ जाए, बॉइलिंग पॉइंट का क्वेश्चन आ जाए, या फिर मेटेलिक बॉन्ड का क्वेश्चन आ जाए, आंसर क्या बोलना है, आंसर बोलना है सेम। और वो सेम क्या बोलना है, वो बोलना है अनपेड इलेक्ट्रॉन। किसी भी मेटल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे इसके पास 2 है अनपेड इलेक्ट्रॉन, इसके पास मान लीजिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये दूसरे वाले मेटल को कहेगा कि आजा बॉन्ड बना ले, आजा बॉन्ड बना ले। 2 है मेरे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन, आजा। 3 है मेरे पास, 3 जनों बना लो मेरे पास मेटेलिक बॉन्ड। ये बताओ, जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे उतने ज्यादा क्या बनाएगा, बॉन्ड बनाएगा।
कौन सा बॉन्ड बनाते हैं मेटल्स? मेटेलिक बॉन्ड। जितने ज्यादा सराउंडेड एटम से घिरा हुआ रहेगा, जितना चारों तरफ से घिरा हुआ रहेगा, उसको कोई हिला नहीं पाएगा। जिसको कोई हिला नहीं पाएगा वो टफ होगा, हार्ड होगा, स्ट्रेंथ होगी, और उसको बॉईल करने में, उसको मेल्ट करने में उतना ज्यादा जोर आएगा। मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा, हार्डनेस ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, और तो और उसको एटम 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 कण कण में बदलने के लिए, एटम 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 बदलने के लिए जो एटोमाइजेशन एनर्जी होगी, एटोमाइजेशन एंथैल्पी होगी, वो भी उसकी ज्यादा होगी, जिसमें जितने ज्यादा अनपेड इलेक्ट्रॉन होंगे। बस अब कभी पूछ ले आपसे, बताओ स्कैंडियम 3d1 4s1 4s2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1। बताइए टाइटेनियम 3d, स्कैंडियम टाइटेनियम 3d2 4s2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। बताइए निकल 28 3d8 4s2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3। और कहे थे बताओ टफनेस, बताओ Fe 26 नंबर पे 3d6 4s2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 4। कोई कहे दे Fe तो हार्ड है, टफ है, जेडन नहीं है, क्यों? सॉफ्ट मेटल है, 3d10 है, 4sg2 है, अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन इतनी ज्यादा नहीं है। नहीं होने के कारण क्या होगी? Zn तो सॉफ्ट है पर Fe हार्ड है। Zn की एटोमाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा है पर Fe की नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट इसकी ज्यादा है Fe का, पर Zn का नहीं है। हार्डनेस, टफनेस, स्ट्रेंथ, मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन, ये सब प्रॉपर्टी Fe में ज्यादा है पर Zn में नहीं है। ऐसे Zn के नीचे कौन है? Zn है, Cd है, Hg है। इनमें अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होने के कारण इनमें मेटेलिक बॉन्ड फॉर्मेशन की इतनी टेंडेंसी नहीं है। इसलिए बेचारी मरकरी तो लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर, इतनी सॉफ्ट है, पिघल गई। हार्डनेस है ही नहीं, पिघल ही गई। अनपेड इलेक्ट्रॉन ही नहीं है। अरे अनपेड इलेक्ट्रॉन जिसमें नहीं होगा वो मेटेलिक बॉन्ड का फॉर्मेशन इतना ज्यादा नहीं कर पाएगा। उसकी ये कम होगी, ये कम होगी, ये कम होगी, ये कम होगा, ये कम होगा। बात है क्या समझ में? अब आप कह दोगे सर अनपेड 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 से चल रहा है ना, तो आ जाओ एमन के केस में आ जाओ। एमन 25 नंबर पे 3d5 4s2 दपाऊ अनपेड इलेक्ट्रॉन है 5 है, n इक्वल्स टू 5। मेटेलिक बॉन्ड फिर भी नहीं बनाता, ये सारी प्रॉपर्टी फिर भी उसकी कम है, क्यों? यही तो क्वेश्चन है। तो आपको ऐसे बोलना है एमन अकड़ में है। एमन कहता है बॉन्ड बनाते क्यों है मेटेलिक? कोई किसी से क्यों जुड़ता है? बोले स्टेबिलिटी के लिए। बोले अपन को नहीं जचती स्टेबिलिटी, अपन किसी से जुड़ के स्टेबिलिटी गेन नहीं करेगा। बोले क्यों नहीं करेगा? बोले अपन पुष्पा है। पुष्पा क्यों है? बोले मेरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हो क्या, हाफ फील्ड और फुली फील्ड है। मैं घर से निकलता हूं तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल लेके निकलता हूं, मैं झुकेगा नहीं। अरे बोले काय का नहीं झुकेगा? झुक जा बावड़े, मेटेलिक बॉन्ड बना ले, और जब मेटेलिक बॉन्ड बना लेगा तो तेरी हार्डनेस, टफनेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, एटोमाइजेशन एंथैल्पी सब ज्यादा हो जाएगी। बोले नहीं मैं नहीं झुकेगा साला, तो फिर नहीं झुकेगा तो फिर हर कोई इसको काट डालेगा साला, जी जाएंगे काटने के लिए फिर इस साले को। तो एमन की हार्डनेस, टफ होने का, एटोमाइजेशन एंथैल्पी, बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट कम होने का रीजन क्या है? पुष्पा बन रहा है। 3d5 4s2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कह रहा है कि मेरा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मुझे बॉन्ड बना के स्टेबल होने की जरूरत नहीं है, इसलिए उसका हार्डनेस और टफनेस ज्यादा रहेगा। तो ध्यान रखना जब इन एलिमेंट का ग्राफ बनाओगे तो पहले बढ़ेगा, लेकिन एमन के केस में आते गोता खाएगा, फिर बढ़ करके फिर डाउन जाएगा। क्योंकि आपको पता है ना 3D सीरीज में अनपेड इलेक्ट्रॉन पहले बढ़ते हैं फिर घटते हैं, और इसलिए पहले बढ़ेंगे स्कैंडियम से टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम तक आएंगे तो अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हार्डनेस, स्ट्रेंथ, एटोमाइजेशन एनर्जी सब बढ़ेगी। पर इस पुष्पा के केस में आते ही क्या हो जाएगी? ये साला झुकेगा नहीं,
क्योंकि घर से स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेके आता है, इसलिए मेटेलिक बॉन्ड इतना ज्यादा बनाता नहीं है, तो उस वजह से एटोमाइजेशन एनर्जी ये वह सब कम हो जाती है। और फिर क्या होगा, वापस Mn के बाद में कौन आता है, स्कैंडियम टाइटेनियम Mn के बाद कौन सा आता है, Mn के बाद में Fe से लेकर जिंक तक, फिर वापस अनपेड इलेक्ट्रॉन कम होने से ये सब प्रॉपर्टी कम हो जाती है, इसलिए इसका ग्राफ ऐसा मिलता है। किसके साथ में है ये कोई भी प्रॉपर्टी के लेकर के ग्राफ बना सकते हो, एटॉमिक नंबर वर्सेस किसके बीच में, इन प्रॉपर्टी के बीच में, ग्राफ सबके लिए ऐसा ही रहेगा। बात है क्या समझ में? अब और एक और चीज देखना, ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज के बाद में कौन है 4D, और 4D के बाद में कौन है 5D सीरीज है, तो 5D सीरीज का ये सब प्रॉपर्टी ज्यादा, फिर उससे कम 4D की, और सबसे कम 3D की ये प्रॉपर्टी रहने वाली है। बात आई कि नहीं समझ में? क्लियर है? तो ये सारा जो है वो डी ब्लॉक के बारे में आपको बताया है। दो कंपाउंड जिनकी डिटेल स्टडी करनी है वो है KMnO4 और K2Cr2O7। KMnO4 और K2Cr2O7 का एक अलग से वीडियो आएगा, जिसमें आपको देखना है कि वो किस तरह से मैं इजी वे में सारी रिएक्शंस याद करा देता हूं, कैसे वो रिएक्शन होने वाली है, देखते रहिएगा। और सुनो, नोट्स अगर डाउनलोड करने हैं तो लिंक दिया हुआ है, उसमें कर सकते हो।